बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 36 गाइड्रिंग का पार्ट 2 कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है RH ब्लड टाइप, ठीक है। और जिस तरह हम लोगों को एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर OA भी ब्लड टाइप के सिस्टम के मैचिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह RH फैक्टर को भी हमें अपने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी हमें अपने जहन में रखना पड़ता है कि कहीं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की जैसे AB ब्लड ग्रुप सिस्टम की टाइपिंग होती है कि मतलब A को A में, B को B में, इसी तरह RH की भी होती है कि कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के हम लोगों को पता है कि 2 एंटीजन होते हैं, A और B। उसी तरह RH के हमारे पास 2 एंटीजन होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव वो सिंपल जिसके अंदर RH फैक्टर होता है, और RH नेगेटिव वो जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं होता, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरह इसके भी जीन्स हैं, इसके भी जीन की पेयरिंग है। इसके अंदर टोटल जो है हमारे पास RH फैक्टर है जिनको हम लोग जीन्स कहते हैं, वो टोटल 6 हैं। कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D और स्मॉल d और कैपिटल E और स्मॉल e। देखिए जो स्मॉल है हमें पता है वो पहले से वो रिसेसिव है, और जो कैपिटल है वो हमारे पास डोमिनेंट है। जो इसके अंदर मेन जो है ना वो हमारे पास कैपिटल D और स्मॉल d है। जो कैपिटल C और स्मॉल c और कैपिटल E और स्मॉल e है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो कैपिटल D और स्मॉल d है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है उसके अंदर हमारे पास कैपिटल D और कैपिटल D की पेयरिंग है, तो उसके अंदर हमारे पास RH प्रोटीन होगा, साफ ज़रूर बात है। अगर एक पर्सन है हमारे पास जिसके अंदर कैपिटल D और स्मॉल d की पेयरिंग है, उसके अंदर भी RH जो प्रोटीन है वो हमारे पास प्रेजेंट होगी। और एक पर्सन है जिसके अंदर स्मॉल d और स्मॉल d का दोनों ही रिसेसिव है, तो हमें पता है कि नो RH प्रोटीन। और अगर जब RH प्रोटीन होगी नहीं तो वो पर्सन क्या होगा, वो हमारे पास RH नेगेटिव पर्सन होगा, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 85% जो पीपल हैं वो हमारे पास वाइट पीपल हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं, और 15% हमारे पास नेगेटिव होते हैं। और अमेरिकन ब्लैक जो है 95% हमारे पास RH पॉजिटिव होते हैं, जबकि जो हमारे पास अफ्रीकन ब्लैक है वो 100% हमारे पास RH 100% हमारे पास RH पॉजिटिव होते हैं, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि मेन डिफरेंस जो है हमारे पास OAB ब्लड ग्रुप सिस्टम में और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो मेन डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस इनके अंदर क्या है, वो मेन डिफरेंस इनके अंदर ये है कि जो हमारे पास OAB ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास हमें लोगों को ये पता है कि जैसे मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों को क्लियर किया था कि डिलेड हिमोलाइसिस ज़्यादा होती है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करते हैं तो डिलेड हिमोलाइसिस ज़्यादा होती है, लेकिन इमीडिएट हिमोलाइसिस भी होती है। जबकि RH ब्लड टाइप की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर कभी भी इमीडिएट हिमोलाइसिस नहीं होती। इसके अंदर जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है वो हमेशा डिलेड होते हैं। बात यहाँ पे ये है कि अब क्यों, किस वजह से होते हैं आप लोगों को जैसे पता है, एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दो कि जो हमारे पास RH पॉजिटिव पर्सन होते हैं ना, ठीक है, उसके जो है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास RH एंटीजन होते हैं। हमें जैसे कि पता है इस बात का कि एंटीजन होंगे तो ही वो RH पॉजिटिव है। लेकिन जो RH नेगेटिव पर्सन होते हैं ना, उसके पास ना तो हमारे पास एंटीजन होंगे ना ही एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। हालांकि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो अगर A ब्लड है तो उसके पास जो है एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन तो A है लेकिन उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, B होगी, उसके ऑपोजिट B एंटीबॉडी, ठीक है। इसके अंदर ऐसा क्यों सी नहीं, इसके अंदर क्यों नहीं हमारे पास RH नेगेटिव ब्लड वाले पर्सन के अंदर क्यों नहीं मतलब हमारे पास एंटीबॉडी पॉजिटिव एंटीबॉडी क्यों नहीं है, एंटी RH एंटीबॉडी क्यों नहीं है, इस वजह से क्योंकि ये वाला जैसे हम लोगों को पता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम लोग डाइट लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि डाइट के अंदर अगर एक पर्सन का ब्लड A है तो कुछ खाता है तो खाने के अंदर उसकी डाइट के अंदर कहीं ना कहीं से B जो से एंटीजन है वो आ ही जाते हैं, और उसके अंदर B आते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी उसके खिलाफ हमारे पास B एंटीबॉडीज बनाती है। और RH नेगेटिव पर्सन के अंदर कभी उसका इंटरेक्शन जब RH पॉजिटिव बंदे से हुआ ही नहीं है, जब उसका इंटरेक्शन RH पॉजिटिव बंदे से हुआ ही नहीं है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज कैसे बनेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक RH नेगेटिव पर्सन है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने RH पॉजिटिव डायरेक्ट RH पॉजिटिव ब्लड डाल दिया। RH पॉजिटिव के अंदर RH हमारे पास फैक्टर है जबकि RH नेगेटिव में नहीं है। जब ये RH पॉजिटिव इस RH नेगेटिव में जाएगा फिर ये रिकॉग्नाइज करेगा, अच्छा यार ये क्या चीज़ है, ये तो कोई नई चीज़ है। फिर वो देखेगा अच्छा ये तो RH एंटीजन है और मैं तो नेगेटिव हूँ, मतलब नेगेटिव RH फैक्टर है, ये पॉजिटिव RH फैक्टर है, तो नेगेटिव RH फैक्टर फिर जाके टाइम के साथ अपने अंदर जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। और इस वजह से कभी भी इमीडिएट हिमोलाइसिस नहीं होती, हमेशा डिलेड हिमोलाइसिस होती है। और इस फैक्टर की वजह से हम लोग कह सकते हैं, देखो RH पॉजिटिव के अंदर हम लोग डालेंगे तो उसकी ट्रांसफ्यूजन करेंगे, RH नेगेटिव की RH नेगेटिव के अंदर। लेकिन इस वजह से देखिए हम लोग लाइफ में एक दफ़ा RH पॉजिटिव के RH नेगेटिव के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा जब ब्लड डालेंगे इसको तो अभी जनाब होश ही नहीं है कि RH भी कोई चीज़ है। जब इसके अंदर आएगा तो फिर ये टाइम के बाद यहाँ पे उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है कि अबाउट 2 to 4 मंथ्स लेटर, ठीक है, 4 मंथ तक जाके वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। और एंटीबॉडीज 4 मंथ तक उसकी एंटीबॉडीज अभी बनेंगी तो आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ टाइम होता है वो हमारे पास तकरीबन 4 मंथ ही होता है। तो जो हम लोगों ने RH पॉजिटिव फैक्टर डाला है उसकी उतनी देर में वो डिस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो इस वजह से पहले कोई इतना खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब इस पर्सन जो है RH नेगेटिव पर्सन है, इसको पता चल गया है कि RH पॉजिटिव नाम की भी कोई चीज़ है, इसके अंदर पहले से जो सी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम दूसरी दफ़ा कोई
RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड डालेंगे तो एक्सट्रीमली जो से हैं एक्सट्रीम इसके रिएक्शन होंगे और वो बहुत डेंजरस होगा। इस वजह से अगर हम सोचें इस बात को तो हम एक दफ़ा तो लाइफ में RH नेगेटिव पर्सन के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड डाल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द RH ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये मैंने अभी आपको ना फॉर्मेशन ऑफ एंटी RH एग्लूटिनिन बता दिया आपको कि मतलब जब RH नेगेटिव के अंदर RH पॉजिटिव डालें और वो सारा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RH ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब मतलब कौन सा पॉजिटिव में डाल सकते हैं, नेगेटिव में, और किस सेट में जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में डाल सकते हैं, सिर्फ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसकी बात करें तो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पर्सन है, मेल जो सा है हमारे पास एक मतलब पेरेंट्स है मेल और फीमेल। जो सा हमारे पास मेल है वो RH पॉजिटिव है, मतलब उसके पास कैपिटल D और स्मॉल d का पेयर है, और जो सी फीमेल है ना वो हमारे पास RH नेगेटिव है, ठीक है। अब इनका जब बेबी होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो RH कैपिटल D है जो सा वो पेरेंट से ले लेता है, अपने फादर से ले लेता है और मेल से ले लेता है, और जो फीमेल है उससे हमारे पास क्या आ जाता है, उससे हमारे पास आ जाता है स्मॉल d। तो जो हमारे पास बेबी होगा वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव, जबकि मम्मा जो सी है उसकी जो मदर है वो क्या है RH नेगेटिव। अगर अब मैं इस स्टेज को शो करूँ, ये बेबी है और ये हमारे पास उसकी मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो सा बेबी है वो हमारे पास RH पॉजिटिव है, जबकि जो मदर है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव के अंदर क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सा बेबी और मदर का जो सा है वो फ्लूइड एक्सचेंज होता है आपस में, बेबी और जो मदर है। सॉरी आई थिंक मुझे नज़र नहीं आया आपको पहले यहाँ से, तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ दोबारा कि ये जो हमारे पास मेल है, फादर जो सा मेल है उसका कैपिटल डी मतलब उसका RH पॉजिटिव ब्लड है, और जो मदर क्या है उसका RH नेगेटिव ब्लड है। इनकी जब मेल और फीमेल की इनका जब बेबी हुआ है तो वो RH पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उन्होंने D जो सा कैपिटल D है डोमिनेंट है वो अपने फादर से ले लिया, और इसके नतीजे में जो सा बेबी है वो RH पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ये बेबी जो सा RH पॉजिटिव है और ये उसकी मम्मा जो सी है, मदर जो सी है वो RH नेगेटिव है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले इस पॉइंट में बताया है कि जब एक RH नेगेटिव के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड है और ये RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब क्योंकि मदर और बेबी के अंदर ब्लड के एक्सचेंज होता है, तो अगर पहली दफ़ा ये RH पॉजिटिव ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है, RH पॉजिटिव, तो जो सी मदर के है ब्लड वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये RH पॉजिटिव आया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। जब वो RH इसके खिलाफ बनाना शुरू कर देगा तो RH एंटीबॉडीज जब बेबी के अंदर जाएंगी तो साफ ज़रा उसने बेबी के अंदर और क्या करना है, उसने तो बेबी की रेड ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस स्टार्ट कर देनी है, और जब इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस, जबकि मदर का जो सा नेगेटिव है वो बेबी के खिलाफ काम करना शुरू कर दे, उसकी ब्लड की हीमोलाइसिस स्टार्ट कर दे उसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस कहते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं इंसिडेंस ऑफ द डिजीज की बात करें तो यहाँ पे वो एक और पॉइंट बता रहे हैं कि देखो जब पहली दफ़ा, जैसे मैंने आपको पहली दफ़ा कहा कि पहली दफ़ा जो सा है ना वो आप RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो एक दफ़ा आप RH नेगेटिव पर्सन के अंदर लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरह जो है ना मदर के अंदर जब RH एक दफ़ा तो RH जो सा बेबी है ना RH पॉजिटिव और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है। इसके अंदर ये होगा कि पहले जो से बहुत कम जो से है बेबी के RH फैक्टर जो है वो मदर के अंदर जाएंगे और बहुत कम एंटीबॉडीज़ बनेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन देखो जब बर्थ होती है तो बर्थ के अंदर मदर में और चाइल्ड में बहुत जो सा है ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है आपस में, तो फिर जब बच्चे का अपनी मम्मा के अंदर जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पास उसकी मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी हो और अगर सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर भी जो बेबी है वो RH पॉजिटिव ही है तो उसको फिर ज़्यादा खतरा होगा, पहले की निस्बत दूसरे को ज़्यादा खतरा होगा और दूसरे की निस्बत तीसरे को तो बहुत ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि डेथ का, क्योंकि साफ ज़रा तीसरे की दफ़ा तो एक्सट्रीम उसके पास एंटीबॉडीज है, जैसे ही बेबी के ब्लड होगा कि ये RH नेगेटिव, बेबी का ब्लड RH पॉजिटिव है और मदर का RH नेगेटिव है, तो एक्सट्रीमली डिजास्टर्स इफेक्ट होंगे उसके। आगे वो कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ मदर एंटीबॉडीज ऑन द फीटस। अब मदर के एंटीबॉडीज का फीटस पे क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोगों ने जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो एग्लूनेटेड रेड ब्लड सेल्स हैं वो हीमोलाइज हो जाएंगे, रिलीज करेंगे हीमोग्लोबिन को ब्लड के अंदर, और जो साफ जो फीटस का मैक्रोफेज सिस्टम होगा वो क्या करेगा, वो हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो फीटस की स्किन है ना वो येलो हो जाएगी और फीटस को जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस। इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है कि यार देखो सिंपल बात है कि अब जब एंटीबॉडीज आ रही हैं फीटस के अंदर तो फीटस भी आगे से साफ उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी आगे से कोई रिस्पॉन्स करेगा, तो जो फीटस के अंदर हमारे पास हिमेटोपोइटिक टिश्यू
सेल्स होंगे ना इन्फेंट के, वो क्या करेंगे, वो जो हीमोलाइज रेड ब्लड सेल्स होंगे उनको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास उसका फीटस का लीवर और उसका स्प्लीन है वो अनलार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने और ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करनी है। और उसके साथ साथ जो सा हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स जो से है ना वो बोन मैरो से जल्दी जल्दी रिलीज होना शुरू हो जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स वेस्ट हो रहे हैं ना, उनकी हीमोलाइसिस हो रही है, तो और रेड ब्लड सेल्स को रिप्लेस तो करना ही करना है उन्होंने किसी तरह। तो इस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस। और यहाँ पे ये भी है कि जनाब जब जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है तो हेमोग्लोबिन निकलता है, हेमोग्लोबिन बिलिरुबिन में चेंज हो जाता है। और अगर वो फीटस के उस ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है ब्लड में और वो ब्रेन में, और उसकी वहाँ पे वो ब्रेन सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, मोटर एरिया जो मेनली ब्रेन के। और यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिरस, ठीक है। और ये सारा मतलब मेनली उसकी वजह से होता है। बात अब यह है कि ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, कि ट्रीटमेंट ऑफ द नियोनेट विद द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस, नियोनेट जो न्यू बॉर्न होता है ना, तो वो कह रहे हैं अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह, अब पता चल गया कि भाई इस ये काम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस हो गया है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे इससे निपटा जाए। इससे क्या होगा, इसका ये हाल है कि जनाब जो बेबी है ना वो RH हमारे पास पॉजिटिव है, तो उसके अंदर किसी तरह RH उसको किसी तरह RH नेगेटिव किया जाए, मतलब उसका पूरा जो सा ब्लड है ना वो पूरा ब्लड ही जो बेबी का है ना वो चेंज कर दिया जाए, फिर इसका कोई हाल है। दूसरा ये है कि अब प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट तो पता चल गया, प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब पहले से ही कैसे प्रिवेंट किया जाए कि भाई एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस हो ही ना। तो वो किस तरह से किया जाए, हमारे पास यहाँ पे एक एंटीबॉडी है जिसको हम लोग कहते हैं RH इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन ये क्या है हमारे पास, ये एंटी डी एंटीबॉडी है, ठीक है। जब ये एंटी डी एंटीबॉडी है ना, ये जब हम लोग देते हैं ना किसी भी इंजेक्ट कर देते हैं जब प्रेगनेंसी अभी हो ही रहती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर जो सा फीटस है वो RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो ये क्या करेगी, ये ना पहले नंबर पे जो मदर के अंदर है ना वो एंटीबॉडीज़ की जो प्रोडक्शन होती है ना, कि जब उसको पता चलता है अच्छा ये फीटस तो RH पॉजिटिव है और उसका ब्लड उधर आ रहा होता है तो एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो क्या मेनली करती है कि एंटीबॉडीज़ की जो प्रोडक्शन है ना उसको कम कर देती है, ठीक है। कम होगी तो साफ ज़रा है वो कम बेबी में जाएंगी और कम उधर ना फसाद थोड़ा कम डालेगा। लेकिन और दूसरा इसका एक और भी इफेक्ट है कि ये जो उनसे बेबी के अंदर से जो RH पॉजिटिव फैक्टर मदर के अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं ना, ये उस RH पॉजिटिव फैक्टर को छुपा लेता है, ठीक है, उसको हाइड कर देता है। अब उसको हाइड करता है तो जब मदर को पता ही नहीं चलना अच्छा RH पॉजिटिव फैक्टर की भी कोई चीज़ आई है मेरे अंदर, तो वो एंटीबॉडीज ही नहीं बनाएगा, और वो एंटीबॉडीज बनाएगा ही नहीं तो साफ जाहिर है फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस हो ही गई नहीं। और बहुत ज़्यादा पहले इससे क्योर किया गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस को प्रिवेंट किया गया। और ये दो सिस्टम में मेनली किस वजह से होता है, RH इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन एंड एंटी डी एंटीबॉडी, ठीक है। अगला हमारे पास है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द मिसमैच ब्लड टाइप, कि अगर हम लोगों ने गलत डाल दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि RH पॉजिटिव पर्सन के नेगेटिव पर्सन के अंदर हम लोगों ने RH पॉजिटिव ब्लड डाल दिया जो कि साथ जरा उसकी मैचिंग का नहीं है, तो फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। अच्छा आप लोगों को ना एक बात मैं और बता दूँ, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ना एंटीजन ऑफ डोनर ऑलवेज react with antibody of recipient, ठीक है। मतलब कि जो डोनर होता है ना, ठीक है, डोनर उसके क्या रिएक्ट करेगा, उसका हमारे पास एंटीजन होगा जो रिएक्ट करेगा रेसिपिएंट की जो रिसीव कर रहा है उसकी एंटीबॉडीज के साथ, ठीक है। क्यों, अब डोनर के हम ये यहाँ पे ये चीज़ लेके आ सकते हैं, क्यों डोनर के अंदर भी तो एंटीबॉडीज हो सकती हैं, वो क्यों नहीं रिएक्ट करेंगी रेसिपिएंट के एंटीजन या एंटीबॉडीज के साथ। इस वजह से क्योंकि जो डोनर है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को ब्लड लगा भी रहे हैं तो 1 लीटर अगर हम किसी के ब्लड डाल रहे हैं, भाई उसके अंदर तो पहले से इतना ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 4 लीटर ब्लड है, तो यहाँ इसके अंदर जो जितने भी एंटीबॉडीज होगी वो क्या बिगाड़ लेंगी उनकी इतनी एंटीबॉडीज का, ठीक है। वो तो उधर जाके मतलब उनका कोई इतना काम ही नहीं रहता, वो ज़ाया हो जाती है। हालांकि एंटीजन तो हमें पता है वो तो पूरे ब्लड का मेनली फैक्टर है ना, इसलिए जो डोनर है ना उसका मेनली हम लोग एंटीजन जो होता है ना उसकी रिएक्शन होती है एंटीबॉडीज के साथ रेसिपिएंट की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर साबजेर अगर हम लोग एक RH नेगेटिव पर्सन के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड डाल देंगे और उससे क्या होगा, उससे साबजेर टाइम के बाद आफ्टर 2 मंथ उसके अंदर एग्लूटिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ग्लूटिनेशन रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसके सारे सिस्टम्स पता है कि वो हीमोलाइसिस रेड ब्लड सेल्स से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, और हीमोलाइसिस के साथ साथ और इस तरह के जो सारे हम लोगों ने पहले इफेक्ट पढ़े हैं कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जो मेनली इफेक्ट होते हैं वो सारे इस पॉइंट के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि एक्यूट किडनी फेलियर आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अच्छा वो कह रहे हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का एक जो एक्सट्रीम है ना
वो ये है कि वहाँ पे किडनी फेलियर भी हो जाता है। ठीक है, अब किडनी फेलियर किस तरह से हो सकता है? किडनी फेलियर इस तरह से कि पहले नंबर पे तो जो ये देखो, जब हम लोगों ने एक ब्लड डाला है जो कि हम लोगों ने मिसमैच ब्लड कर दिया, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होगा ना, जब एंटीजन और पहला काम होता ही है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो उनके रिएक्शन में हमारे पास बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेज फ्रॉम द हीमोलाइजिंग ब्लड, ठीक है, जो रिलीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो एक पावरफुल वैजो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे, किडनी में वैजो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे। कौन करेंगे? जो हमारे पास टॉक्सिन सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये क्या है कि जो हमारे पास सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स होगा ना, रेसिपिएंट का, वो लूज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अब रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइसिस स्टार्ट होगी, तो उसके नतीजे में भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और टॉक्सिन सब्सटेंसेस के नतीजे में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, तो साफ ज़रा सर्कुलेटरी स्टोक वहाँ पे हो जाएगा, शोक हो जाएगा वहाँ पे। और चौथे नंबर पे ये है कि जब जो से रेड ब्लड सेल्स है ना, देखो जब उनकी हीमोलाइसिस स्टार्ट हुई है, तो जो कुछ हेमोग्लोबिन जो होते हैं ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेमोग्लोबिन रिलीज होते हैं, जो कुछ हेमोग्लोबिन होते हैं ना, तो यहाँ पे एक प्लाज्मा होता है, किडनी के प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिपैटोग्लोबुलिन, इसके साथ आके अटैच हो जाती है और बाद में रीअब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर ब्लड की ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन रिलीज हो गए हैं, तो साफ ज़रा वो हिपैटोग्लोबिन के साथ भी अटैच नहीं होंगे, और हेमोग्लोबिन जो है वो उधर पड़े होंगे और वह ग्लूटिनेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और जिसकी वजह से हमारे पास रेनल ट्यूबुलर ब्लॉकेज हो जाएगा। ये तीन मेन हमारे पास काम होंगे। एक हमारे पास होगा रेनल वैसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा होगा सर्कुलेटरी शॉक, तीसरा होगा रेनल ट्यूबुलर ब्लॉकेज। इन तीनों की वजह से हमारे पास जो है वो एक्यूट किडनी फेलियर की ये वजह बनती है। ठीक है, ये इसका एक्सट्रीम इफेक्ट है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यू एंड द ऑर्गन। हम लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ब्लड तो कर लिया, अब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन की बात करें तो मेनली इसकी 4 टाइप्स हैं, ऑटोग्राफ, आइसोग्राफ, एलोग्राफ एंड द जीनोग्राफ। ऑटोग्राफ क्या होती है? ऑटोग्राफ होती है कि एक ही पर्सन की एक ही बॉडी पार्ट के अंदर से कोई चीज़ ली जाए और वो दूसरे के अंदर की जाए। फॉर एग्जांपल हम स्किन ऑटोग्राफ की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन की टांग का कोई हिस्सा बर्न हो गया है या फिर हाथ का कोई हिस्सा बर्न हो गया, तो टांग से थोड़ा सा स्किन उठाएंगे तो वो हाथ पे लगा देंगे। ठीक है, जब इस तरह का स्किन की ट्रांसप्लांटेशन होगी तो साफ ज़रा एक ही बॉडी से जा रहा है, तो उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या ही होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ही बॉडी का है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोग्राफ। आइसोग्राफ की बात करें तो आइसोग्राफ के अंदर से ये आइसोग्राफ का ये है कि आइडेंटिकल ट्विंस, 2 आइडेंटिकल ट्विंस है, वो एक ट्विन के अंदर से कोई उन्होंने ऑर्गन लिया दूसरे के अंदर डाल दिया, तो उसके अंदर भी इतनी रिजेक्शन एक्सट्रीम नहीं होगी। क्यों नहीं एक्सट्रीम रिजेक्शन होगी? क्योंकि साफ जाहिर है कि वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनका ब्लड टाइप सेम है और इस तरह करके। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं एलोग्राफ। एलोग्राफ ये है कि अगर हम लोग ह्यूमन से एनिमल में, ठीक है, एनिमल से किसी ह्यूमन में, इस तरह की अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करें या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करें तो उसके नतीजे उसको हम लोग कहते हैं एलोग्राफ। और जीनोग्राफ जो अगर हम बात करें, जीनोग्राफ वो होता है कि अगर हम पूरी स्पीशी डिफरेंट कर दें। स्पीशी मतलब कि अगर हम लोग एलोग्राफ ये होता है कि फ्रॉम अगर हम इंसान से ही इंसान में और जानवर से ही जानवर में, ठीक है, और अगर हम लोग ये बात करें जीनोग्राफ से होता है कि डिफरेंट स्पीशी मतलब कि ह्यूमन से एनिमल में और एनिमल से ह्यूमन में। ठीक है, अगर हम देखें तो जनरली पता चल रहा है किस चीज़ में ज़्यादा खतरा है और किस चीज़ में कम खतरा है। ठीक है, ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द सेलुलर टिश्यू, इसके अंदर ये वही बता रहे हैं कि जो ऑटोग्राफ और आइसोग्राफ है ना भाई, इसके अंदर इतना खतरा नहीं है। जो मेन है ना वो हमारे पास यहाँ पे जीनोग्राफ में जब स्पीशी बदल जाती है। साथ ही एलोग्राफ में जब एक ह्यूमन डिफरेंट ह्यूमन बींग से हो रहा है तब भी काफ़ी रिजेक्शंस के मसले आते हैं, लेकिन मेन जो है वो जीनोग्राफ में आएगा, क्योंकि साथ में आप एक स्पीशी पूरी चेंज कर रहे हो। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं अटेम्प्ट्स टू ओवरकम द इम्यून रिएक्शन इन द ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू। मतलब कि किस तरह से इसको ना किया जाए कि मतलब ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शंस इतनी ना हो, तो इस तरह से किस तरह से किया जाए कि इंसान के अंदर ना एक होता है मोस्ट एंटीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, मेन यही एंटीजन है जो कि रिजेक्शन कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर तकरीबन इसके टोटल 6 जो है वो कह रहे हैं मेन जो है ना वो 6 एंटीजन है जिनका मैच होना जरूरी है। टोटल पूरे 6 का भी नहीं, 150 है, लेकिन मेनली हम 6 को देखते हैं और 6 में से भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सेम पर्सन, इवन के आइडेंटिकल ट्विंस में भी 6 के 6 हमारे पास HLA एंटीजन सेम नहीं होते हैं। ये होता है कि 3 से 4 मैच हो जाए तो अच्छा है, फिर ना थोड़ी रिजेक्शन के जो से इश्यूज है ना वो कम आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
इस सारे पॉइंट में उन्होंने यही बताया। अगला वो कह रहे हैं कि किस तरह से बचा जाए, ठीक है। हम लोग वो कह रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ द ग्राफ्ट रिजेक्शन बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम, मतलब कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाए, ठीक है। मेनली जैसे रिजेक्शन क्या कौन कराता है, ठीक है, रिजेक्शन कराता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, जो मेनली हमारे पास किसी भी ऑर्गन की या टिश्यू की ट्रांसप्लांटेशन की रिजेक्शन कराते हैं। तो जब हम एक इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, ठीक है, वो अपना काम ही इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकेगा, तो वो रिजेक्शन किस तरह करेगा, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे यह है कि इम्यून सिस्टम को किस तरह से सप्रेस किया जाए, ठीक है। इम्यून सिस्टम को डिफरेंट तरीके से सप्रेस किया जा सकता है। एक हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर होता है, ये हम यूज़ करते हैं ताकि ये हमारे पास टी सेल प्रोलिफरेशन और एंटीबॉडी की जो फॉर्मेशन है उसको ये रिड्यूस करे। उसके बाद हमारे पास वेरियस ड्रग्स है, मेनली जो ड्रग है वो हमारे पास है अजैथियोप्रिन। ये क्या करता है, ये भी टी सेल्स की जो सी प्रोडक्शन है उसको कम करता है और एंटीबॉडी और टी सेल्स की फॉर्मेशन को मुकम्मल ब्लॉक भी कर देता है मेनली। तो जिसकी वजह से अगर उनकी फॉर्मेशन ब्लॉक होगी तो कैसे वो काम ही नहीं कर सकेंगे किसी के खिलाफ, और जब वो काम ही नहीं कर सकेंगे किसी के मतलब टिश्यू या ऑर्गन को रिजेक्शन वो फिर किस तरह करेंगे। तीसरे नंबर में हमारे पास है साइक्लोस्पोरिन एंड द टेक्लो रिमस, ठीक है। ये भी यही करते हैं कि टी सेल की फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं और इस तरह का। चौथे नंबर में हमारे पास है इम्यूनोसप्रेसिव एंटीबॉडी थेरेपी, ठीक है। एक यहाँ पे एक और पॉइंट है कि देखो सिंपल बात है कि अगर हमारा जो टी सिस्टम है मतलब इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा तो उससे हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए वो पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाए उसके अंदर कैंसर के भी ज़्यादा है, क्योंकि कैंसर के अंदर सावधान इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि वो कैंसर ना किया जाए। इंसिडेंट्स बहुत होते हैं कैंसर के, तो इस तरह से यह है कि उस पर्सन के अंदर जो है वो बाकी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है ना जो उसको उसकी रिजेक्शन का कंट्रोल भी किया है इन्हीं ड्रग्स की मदद से। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 36